हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बेटा, एक बार हम याद दिला दें कि पिछली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, फिर आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने आई थिंक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बेटा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फिर से एक बार याद दिला दें, लेकिन हमने एक्सेप्शन को डिफाइन नहीं किया था, है ना। ओके देखो बेटा, एक बार फिर से याद दिला देते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहली बात हमने बताई थी, आपकी बच्ची पहली क्लास है ना बेटा, आपको ना मंडे से अच्छी तरह समझ में आएगा। आज ना लास्ट क्लास है कंपनी जेट की, तो ये समझ लो कि 90% आपको थोड़ा कम समझ में आएगा या आएगा ही नहीं, क्योंकि आज लास्ट खत्म कंप्लीट होगा, अगली क्लास से नया स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आप बैठ जाइए, आपको समझ में आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जैसे नॉर्मली आना चाहिए। देखो बच्चे, एक बार हमने पिछली क्लास में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया था, या सुनो, हो सकता है थोड़ा उतर जाए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि ऐसा रूल्स रेगुलेशन, कंपनी का ऐसा रिटेन डॉक्यूमेंट जो कंपनी के इंटरनल बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल करता है। मतलब जो कंपनी चलती है, इंटरनल जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जिस रूल के तहत चलता है, उसी रूल रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर हमने बताया था कि जो रूल रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो रिटेन में होगा और रजिस्टर्ड होगा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और डुली स्टैंप होगा। मतलब उस पे हमने स्टैंप ड्यूटी भी क्या कर रखा होगा, पे कर रखा होगा, राइट। फिर हमने बताया था कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इसका एक टेबल होता है, एक स्पेसिफाइड टेबल में तैयार किया जाता है, जिसमें टेबल FGHIJ अलग अलग कंपनी का नेचर देखा जाता है, और उसके बेसिस पे उस टेबल में ये तैयार किया जाता है। फिर हमने तीसरी बात बताई थी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो अल्टर्ड किया जा सकता है। अल्टर्ड का मतलब चेंज किया जा सकता है। चेंज करने के लिए बशर्ते हमें शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उनसे एसआर पास कराना होगा। एसआर का मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन। इसका मतलब जितने भी शेयर होल्डर आए हैं उनमें से 75% लोग ने अपनी सहमति दे रखी होगी। फिर हमने बताया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी का जो रूल है वो पिछली मतलब बैक डेट से भी चेंज किया जा सकता है, बैक डेट से भी चेंज किया जा सकता है। फिर हमने बताया था इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए एसेंशियल पॉइंट कि ये रिटेन में होता है, जो कंपनी का रूल रेगुलेशन होता है ये रिटेन में होता है, रजिस्टर्ड होता है, डुली स्टैंप होता है, ये बता दिया था। फिर हमने बताया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए सेक्शन 5 के प्रोविजन कि भाई जो मैटर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए हैं उसी मैटर के तहत कंपनी गवर्न की जाती है। उस मैटर को हम घटा बढ़ा सकते हैं बशर्ते चेंज करके। चेंज किससे, स्पेशल रेजोल्यूशन। चेंज की कॉपी हमें आरओसी में सबमिट करनी होती है। ये सब सारी चीजें बताई। फिर हमने स्टार्ट किया बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब बताया था एक ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा सिद्धांत, राइट ना, जहां पे इसमें अंदर हमने बताया था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ना बेटा, जिसको कोई भी बंदा क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है आफ्टर पेड प्रेस्क्राइब फीस, जो भी फीस है उसको पे करने के बाद। फिर हमने दूसरी बात बताई थी कि जब कोई भी थर्ड पार्टी या आउटसाइडर कंपनी से डील करता है तो ड्यूरिंग द कोर्स ये मान लिया जाता है ही नोज अबाउट कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कंपनी के रूल रेगुलेशन के बारे में इसे पता है, और जो ये प्रिजम्पशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। फिर हमने बताया था
कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस केवल मेमोरेंडम आर्टिकल तक ही नहीं होता है, अदर भी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पे भी अप्लाई होता है, राइट ना, जैसे रेजोल्यूशंस हो गया, मिनट्स हो गया, ये सब। फिर बेटा हमने आपको बताने की कोशिश की इंडोर मैनेजमेंट, जो हम लोग पढ़ रहे थे। फिर हमने पढ़ाया था आपको इंडोर मैनेजमेंट। देखो बेटा, इंडोर मैनेजमेंट की बात करें तो इंडोर मैनेजमेंट का मतलब हमने समझाने की कोशिश की थी कि भाई इंडोर मैनेजमेंट का मतलब एक्सेप्शन पॉइंट ऑफ किसका, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका मतलब जब कोई भी बंदा कंपनी के बिहाफ में, जो डूअर्स कोई भी एक्ट करता है, कोई भी काम करता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस बट विदाउट फुलफिल प्रिस्क्राइब मैनर एंड आउटसाइडर जो डील विद द कंपनी एज ए गुड फेथ, और आउटसाइडर जो है वो कंपनी के साथ एज ए गुड फेथ पे डील कर ले, तो इस ट्रांजैक्शंस को हम इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं। और इस ट्रांजैक्शंस के लिए कंपनी क्या होगी, बाउंड। मतलब तीन बातें, जो डूअर्स ने एक्ट किया है ऑर्डिनरी कोर्स, दूसरी बात विदाउट फुलफिल प्रिस्क्राइब मैनर, तीसरी बात जो आउटसाइडर है डील विद द कंपनी एज ए गुड फेथ, तो उसे इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं। और इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी उसके लिए क्या होती है बेटा, बाउंड। ये सब हमने पढ़ा रखा है, लेकिन अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि तीन ऐसे एक्सेप्शन केसेस होते हैं, तीन ऐसे केसेस होते हैं जहां पे इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। अब एक एक करके हम वही पढ़ने जा रहे हैं, राइट ना। अभी हमने पिछली क्लास का बेटा रिवीजन करा दिया, ओके। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। हाँ बेटा, शर्म आनी चाहिए यार, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं कुत्ता की तरह और तुम मोबाइल देख रहे हो। क्या कर रहे थे? अच्छा, ओके। देखो बेटा, इंडोर मैनेजमेंट के अंदर अब हम लोग एक्सेप्शन पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। एक्सेप्शन का मतलब कुछ इसके एक्सेप्शन केसेज हैं जहां पे इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, मतलब उस ट्रांजैक्शंस के लिए कंपनी बाउंड नहीं होगी। जिसमें हमने देखो बेटा पहला क्या लिखा है, एक एक करके हम आपको समझाना चाह रहे हैं और अभी हम आपसे क्वेश्चन भी कराएंगे। देखो बेटा, अरे यार देखो अपनी कॉपी में देखो, हमने पहला केस बताया था। क्या बताया था बेटा, जरा बताओ। पहला हमने लिखवाया था, हम आपको उसको समझाना चाह रहे हैं। पहला हमने बताया था नो नॉलेज। हेडिंग बताओ ना, एक्सेप्शन पॉइंट इंडोर मैनेजमेंट का। हाँ, मतलब हमने बताया था कौन सा केस, इर्रेगुलरिटी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यही देखो बेटा, ये अब इसका मतलब समझ लेते हैं। एक्चुअल, या लिखना नहीं है, ये अब लिख रखा है ऑफ क्या आर्टिकल, इर्रेगुलरिटी ऑफ। देखो बेटा, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंट में इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा, राइट। इसका मतलब हमने लिखवाया होगा, देखो अपनी कॉपी में, कि भाई जब कोई भी, इधर देखो बेटा, जब कोई भी पर्सन कंपनी के बिहाफ में जो डूअर्स काम कर रहा है, राइट ना, जो एक्ट कर रहा है, इफ ऐसा बंदा है जो कंपनी के बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल कर रहा है, तो उसे ही हैव टू नॉलेज, उसे कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब, जब कोई भी बंदा जिस तरह का एक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड उसे नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ाता हूं,
अब पढ़ाने का काम मेरा है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि भाई जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं, जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, जो सारी चीजें हम अपडेट करें। और इफ हम गलत पढ़ा दें और बाद में जब आप हमें बताओ नहीं सर आपने गलत पढ़ाया, तो हम गलती मान ले, बोले नहीं नहीं ये तो चेंज हुआ था, हमें याद नहीं था, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मतलब एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा, जो डूअर्स है, जो कंपनी का डायरेक्टर है, जो कंपनी के बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल कर रहा है, ओके बेटा, उसे कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में नॉलेज रखना मस्ट है। इफ उससे गलती हो रही है तो इसमें इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा और वो उसके लिए लीगली क्या होगा, बाउंड। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अब एक एग्जांपल लीडिंग केस लॉ है। केस लॉ बताओ बेटा, क्या नाम है केस लॉ का? देखो बेटा, उसमें एक केस लॉ था, इधर देखिए, हमने पिछली क्लास में रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन पढ़ाया था, सेम वही केस लॉ था, थोड़ा सा चेंज है। इस केस लॉ में क्या था बेटा कि एक कंपनी थी, देखते जाओ, एक कंपनी थी और इसके अंदर राइट ना, इसके अलावा एक कंपनी थी, जिस कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर, जो डायरेक्टर था, इधर देखिए, और कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था। देखते जाओ बेटा, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दो बातें लिखी थी, अप टू $1000 तक बोरोइंग करना है। जो बोरोइंग कैपेसिटी थी, मतलब बोरोइंग की कैपेसिटी जो दे रखी थी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, वो डायरेक्टर को दे रखी थी। क्या दे रखी थी बेटा? डायरेक्टर को। इफ इसके बियॉन्ड बोरोइंग करना है तो हमें शेयर होल्डर से क्या लेना पड़ेगा बेटा? शेयर होल्डर से कंसेंट लेना पड़ेगा। मतलब कंपनी के रूल्स रेगुलेशन में एक बात लिखी हुई थी, एक कंपनी थी आयरन अराइट, पेटेंट आयरी वर्सेस अराइट ना, उस वाले केस में क्या है कि एक कंपनी थी, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दो बातें लिखी थी कि भाई डायरेक्टर के पास जो अथॉरिटी है मार्केट से, जैसे आपने अभी रॉयल ब्रिटिश बैंक पढ़ा था ना, कम सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहां पे डायरेक्टर्स को बोला गया कि भाई $1000 तक आप पैसा बोरोइंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा बोरोइंग करना है तो आपको शेयर होल्डर से क्या लेना पड़ेगा बेटा? कंसेंट। अब ऐसे केस में डायरेक्टर ने को फंड की जरूरत हुई, कंपनी को फंड की जरूरत हुई, डायरेक्टर ने क्या किया? कंपनी को $2000 क्या कर दिया बेटा? प्रोवाइड फंड, ओके, अगेंस्ट डिवेंचर विदाउट शेयर होल्डर कंसेंट। यहां पे क्या हुआ बेटा कि जो कंपनी का डायरेक्टर था, ये जो कंपनी का डायरेक्टर था, कंपनी को पैसे की जरूरत हुई, कंपनी को $2000 की जरूरत पड़ी। अब कंपनी का देखा जाए तो कंपनी के आर्टिकल में ये चीज लिखी हुई थी, बट इसने क्या किया कि $2000 अपना पर्सनली, अपना खुद, क्योंकि कंपनी अलग चीज होती है, कंपनी के मेंबर एक अलग चीज होते हैं, ये तो पता है। इसने $2000 कंपनी को लोन दे दिया, फंड प्रोवाइड कर दिया, और चालाकी क्या किया कि कंपनी से 2000 के डिवेंचर इशू करा लिए। डिवेंचर क्या होती है बेटा? सिक्योर्ड लायबिलिटी। मतलब जब भी कभी कंपनी अपने बिजनेस को लिक्विडेट करेगी, वाइंडिंग अप करेगी, तो प्रॉपर्टी कंपनी की बेचने के बाद सबसे पहले हम किसका पेमेंट करेंगे? डिवेंचर का। किसका पेमेंट करेंगे? डिवेंचर। समझ रहे ना क्या बात? अब यहां पे ये बात हो गई, यहां तक समझ में आया? अब क्या हुआ कि जब ये पेमेंट देने का नंबर आया, मतलब जो ये पैसा कंपनी को, डायरेक्टर को रिवर्ट भी करना पड़ेगा ना $2000, तो ऐसे केस में कंपनी के शेयर होल्डर ने ये पैसा देने से मना कर दिया। कंपनी के शेयर होल्डर ने ये बात बोली कि भाई
जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बात लिखी हुई थी कि 1000 तक ही कंपनी के डायरेक्टर पैसा बोरोइंग कर सकते, इससे बियॉन्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर से कंसेंट लेना पड़ेगा। और आपने क्यों शेयर होल्डर से कंसेंट नहीं लिया, इसलिए कंपनी केवल $1000 जो आर्टिकल में लिखा है उसके लिए बाउंड है, एक्सेस 1000 रुपए नहीं देगी। क्लियर हुआ? ये चिढ़ गया, जो डायरेक्टर था वो चिढ़ गया, बोला ऐसे कैसे होगा, राइट ना। उसने कोर्ट में क्या कर दिया, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया। इसलिए देखो बेटा, आपका जो केस लॉ नाम है वो केस लॉ में क्या लिखा है, पहला वर्ड क्या लिखा है, हावर्ड। हावर्ड यही था, डायरेक्टर हावर्ड था और कंपनी का नाम क्या था बेटा, पेटेंट आयरी कंपनी। ओके बेटा, समझ में आ गया, कंपनी का नाम ये था। हावर्ड चिढ़ गया, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हमने $2000 लोन दिया है और कोई चोरी तो की नहीं है, इसलिए हमें पैसा मिलना चाहिए। जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला ये इरेगुलरिटी नॉलेज ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मतलब बीइंग एज ए डायरेक्टर आप कंपनी को, बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल कर रहे हैं और आपको ये नॉलेज रखना मस्ट था और आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, आर्टिकल में 1000 लिखा था, हमने 2000 दे दिया, तो इसमें क्या गलत किया। गलत है, क्योंकि आप ही, कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, कंपनी दिखाई नहीं देती है, तो कंपनी के बिहाफ में कंपनी के शेयर होल्डर ने आपको अपॉइंट किया है जे डायरेक्टर कि आप कंपनी के बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल करो, और पता चला आपने रूल्स को ही नहीं ध्यान में रखा, तो ये आपकी गलती मानी जाएगी। मतलब कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भाई जो आपका काम था वो आप अपने उसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो इसके लिए ये गलती नहीं मानी जाएगी। जैसे हमने बताया ना, हमें टॉपर मैनेजमेंट ने पढ़ाने के लिए बोला है लॉ। अब यहां पे लॉ इसलिए पढ़ाने के लिए बोला कि ये एक्सपर्ट हैं, इनके पास अपडेटेड नॉलेज है, ये अच्छी तरह देंगे। अब हम आकर के अपडेट न रहे, आईसीआई के बुक से अपडेट न रहे, आईसीआई में कोई चीज चेंज हो गई बुक में, और हम आपको वो बुक में पुरानी चीज जो 10 साल पहले वही पढ़ाते चले आ रहे हैं, ये किसकी गलती मानी जाएगी? मेरी। क्यों? क्योंकि जो हमारा काम है, जो हमारी ड्यूटी है, हमें ड्यूटी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। उसमें मैं गलती करूंगा तो ये गलती नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप, मेरे पे विश्वास है आपको कि सर एक्सपर्ट हैं, सर के पास अपडेटेड नॉलेज है, पता सर ही आकर के सोते रहते हैं, पुरानी चीज बता देते हैं, तो इससे क्या है बेटा, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। क्योंकि हम जिस पर्पज के लिए, हमारी जो ड्यूटी बनाई गई है वो ड्यूटी तो हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। साइड में कोई गलती हो जाए चल जाएगा। तो यहां पे कोर्ट ने इनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, हार्वर्ड के पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं, एकदम यहां पे कंपनी केवल $1000 के लिए लाइबल होगी। 1000 जो आर्टिकल में लिखा है, जो बियॉन्ड द आर्टिकल आपने 1000 दिया है, इसके लिए कंपनी बाउंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इरेगुलरिटी नॉलेज ऑफ आर्टिकल है। समझ में आया क्या मतलब है? मतलब हमने बताने की कोशिश की। अच्छा बेटा, यही चीज ये डायरेक्टर ने जो लोन दिया है, पिछली क्लास में सेम एग्जांपल बताया था, वहां पे लोन जो कंपनी ने लिया था, किससे लिया था? आउटसाइडर। जैसे पिछली क्लास में बैंक से लिया था, याद है ना? देखो बेटा, बैंक से लिया है तो बैंक से गलती हो सकती है, समझ रहे ना मेरा? इसका मतलब बैंक का मतलब गुड फेथ पे उसने पेमेंट किया है, मतलब डायरेक्टर और कंपनी के बीच में गुड फेथ नहीं होगा। बेटा हमने इंडोर मैनेजमेंट में 3 बातें बताई थी। देखो बेटा, यहां पे 2 बातें फुलफिल हो रहा है। पहली बात क्या बात हो रही है? पहला कि जो डूअर्स ने एक्ट किया, डूअर्स कौन है यहां पे? डायरेक्टर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, विदाउट फुलफिल प्रेस्क्राइब मैनर, ये भी फुलफिल। तीसरा जो थर्ड पार्टी है, डील विद द कंपनी एज ए गुड फेथ। बेटा थर्ड पार्टी कौन है? तो ये कैसे अपने हिसाब से कैसे डील करेगा? गुड फेथ यहां पे नहीं आया। हां, डायरेक्टर की जगह कोई दूसरा बंदा होता और वो पैसा कंपनी को देता, और फिर कंपनी के डायरेक्टर ने ये गड़बड़ी कर रखी होती, समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे उस जो थर्ड पार्टी है उसके लिए गुड फेथ हो जाता, उसे नहीं पता होता। यहां पे डायरेक्टर को पता है ना, क्योंकि डायरेक्टर बिजनेस को क्या कर रहा है, तो उसे तो पता है कि हमारे आर्टिकल में कितना लिखा हुआ है, और फिर भी वो गलती कर रहा है। लेकिन जब आउटसाइडर है, उसने नहीं पढ़ा और उसने डील कर दिया, तो वहां गुड फेथ आएगा।
मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं बेटा, समझ लो, एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन का मतलब चेंज। ये डायरेक्टर ने जो कंपनी को पैसा दिया, इसलिए गुड फेथ का कॉन्सेप्ट नहीं आया। क्यों? गुड फेथ का मतलब विश्वास कि भाई हम जो बंदा काम कर रहा है वो सही कर रहा है। यहां पे डायरेक्टर ने कंपनी को पैसा दिया, तो कंपनी, डायरेक्टर ही बिजनेस को क्या करता है? मैनेज एंड कंट्रोल। तो डायरेक्टर को तो आर्टिकल के बारे में पता है ना, तो जब पता है तो गुड फेथ कैसे आएगा? गुड फेथ का मतलब जो चीज हमें पता नहीं है लेकिन हमें विश्वास है सही है। जैसे आप यहां आते हो एडमिशन लेने के लिए, आप काउंटर पे जो भी बैठा होता है, आप विश्वास पे पेमेंट करते हो ना। किस विश्वास से? कि ये पेमेंट कहां पे जा रहा है? टॉपर में। यहां तो समझ में आ गया। लेकिन एक दिन आप जैसे पेमेंट करने आए, कोई भी थर्ड पार्टी बैठी हुई थी और आपको पता है कि ये बंदा टॉपर का नहीं है, आपने उसे पेमेंट कर दिया, बताओ गुड फेथ होगा क्या ये? तब तो कोर्ट आपसे बोलेगी कि जब आपको पता था ये बंदा टॉपर का नहीं, आपने क्यों पेमेंट किया? समझ रहे ना गुड फेथ का मतलब? आगे बढ़े, चलिए अब दूसरा बताओ बेटा, ये समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट बताओ बेटा, दूसरा केस कौन सा है? ये लिख लो, बल्कि ये केस लॉ लिख लो बेटा, यह समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। यह समझ, बुक में तो दिया ही है बेटा, बुक में ऐसा फोटो खींच लो ना, इसे टाइम वेस्ट होगा। लिख लो बेटा, लिखने का मतलब फोटो खींच लो। अब दूसरा केस बताते। आगे बढ़े, नेक्स्ट दूसरा बताओ बेटा, कौन सा केस बताया था हमने? चलिए बेटा, उसमें हमने लीडिंग केस लॉ बताया होगा, आनंद बिहारी लाल वर्सेस। चलिए बेटा वो भी बता देते हैं। इधर देखिए दूसरा केस लॉ क्या था, हटा दें बेटा इसको, हम इसको हटा दें। चलिए इधर देखिए, अब हम दूसरा केस लॉ है बेटा, देखो दूसरे केस लॉ में लिखा है सस्पिशियन, सस्पिशियन या इरेगुलरिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे इधर देखिए बेटा, जब कोई भी ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, एक अदर देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। समझ लो बेटा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब बार बार बोलते चले आ रहे हैं, क्या होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस? कि कंपनी जिस तरह का बिजनेस कर रही है उससे रिलेटेड कोई लेन देन किया जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। कंपनी जैसे टॉपर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है, इनका बिजनेस किस तरह का है जरा बताओ बेटा? कोचिंग क्लासेस का। टॉपर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस किस तरह का है? कोचिंग क्लासेस।
अब कोचिंग क्लासेस का है, इसका मतलब टॉपर के लिए बिजनेस। अब टॉपर के लिए डे टू डे एक्टिविटीज क्या है? बच्चों का एडमिशन लेना, बच्चों को बुक प्रोवाइड करना, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा क्लास उन्हें प्रोवाइड करना, बच्चों को पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बच्चों के लिए बुक प्रिंट कराना, टीचर को रखना, टीचर को हटाना, टॉपर को रखना, मैनेजमेंट को रखना, हटा, यही तो डे टू डे बिजनेस है। तो इसको छोड़ करके अदर कोई एक्टिविटीज के लिए इफ कोई थर्ड पार्टी डील कर रही है, जैसे आप यहां एडमिशन लेने आए हो तो यहां गुड फेथ वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, लेकिन क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है तो यहां पे लॉ ये बोलता है सस्पिशियन या फॉर्जरी, इरेगुलरिटी, इसका मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है वहां पे अदर पार्टी की ड्यूटी बन जाती है कि बिफोर डील करने के पहले, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले कंपनी से पहले कंपनी के बारे में चेक करे, वेरीफाई करे और देन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। अदरवाइज आफ्टर दैट, आफ्टर मेक द कॉन्ट्रैक्ट, इफ कोई भी गड़बड़ी निकलती है तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब, जैसे अब आपको पता है कि हमने केस लॉ लिखवाया है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनसा। इसमें क्या था बेटा? देखो, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनसा। बेटा देखो इसमें क्या था, हम आपको केस लॉ बताते। इसमें एक कंपनी थी, एक कंपनी थी, कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी थी, कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी थी। ओके बेटा, कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी थी। इस कंपनी का एक अकाउंटेंट था जिसका नाम राइट ना, कंपनी का अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट जिसको अथोराइजेशन था, अथोराइज। ओके बेटा, अथोराइज टू मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के बिहाफ में इसको अथोराइजेशन था कि भाई जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है, अकाउंटेंट क्या होता है, जो भी कंपनी के बिहाफ में पैसे का लेन देन है वो लेन देन कर सकता है। अब एक कंपनी की प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी कंपनी ने बेचने के लिए एग्रीमेंट कर लिया, और बेचने के लिए एग्रीमेंट जो किया वो किसके साथ किया बेटा? आनंद बिहारी लाल, आनंद के साथ के एग्रीमेंट कर लिया, राइट। और यहां से जो है कि जो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की गई, मतलब कंपनी के बिहाफ में जो प्रॉपर्टी आनंद बिहारी ने पैसा लेकर के खरीदा, आनंद बिहारी तो बायर था ना बेटा, ये कौन था? आनंद जो था ये तो बायर था। ओके, अब यहां पे इसने प्रॉपर्टी खरीदी और इधर से कंपनी के बिहाफ में जो साइन किया, जो कंपनी के बिहाफ में इसने इसको बेच तो दिया प्रॉपर्टी आनंद बिहारी को, और उस प्रॉपर्टी पे, जो प्रॉपर्टी पे कंपनी के बिहाफ में जो साइन किया गया राइट ना, वो किसने किया बेटा साइन? जरा बताओ, किसको ऑथराइजेशन था? अकाउंटेंट। साइन ऑन राइट ना ट्रांसफर पेपर, जो ट्रांसफर पेपर था, पेपर या डॉक्यूमेंट था, उस पे किसने साइन किया बेटा? कंपनी का अकाउंटेंट ने। अब जरा बताओ बेटा, कंपनी के अकाउंटेंट ने ट्रांसफर किया और कंपनी ने, अकाउंटेंट आनंद बिहारी ने इसको क्या कर दिया बेटा? अकाउंटेंट को पेमेंट कर दिया, और वो तो खुश हो गया कि हमारे नाम प्रॉपर्टी कंपनी की क्या हो गई? ट्रांसफर। बाद में पता चला कि जब आनंद ने प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश की तो कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर ने ऐसा करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। बोला कि नहीं भाई, ये तो कंपनी की प्रॉपर्टी है, आप कैसे इस पे कब्जा कर रहे हो? तो जो राइट ना बायर था, जो आनंद था, आनंद बिहारी, उसने बोला भाई देखो हमने प्रॉपर्टी कंपनी की क्या कर रखी है? परचेज कर रखी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, हमने पैसा दे के परचेज किया है और आपके अकाउंटेंट को हमने पैसा दिया है। अकाउंटेंट का साइन देखो, फोटो देखो, सारी चीज दिखाने लगा।
अब ये केस क्या हुआ, कंपनी ने डिनाई कर दिया, तो ये केस क्या हुआ कि जो आनंद बिहारी है, कंपनी का नाम था दिनसा, ओके बेटा, उसने क्या किया कि कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया। अब जब कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल किया गया तो ये केस जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यहां पे जो बायर है, बायर की ये ड्यूटी बनती थी क्या, कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये प्रॉपर्टी, कंपनी का जो बिजनेस था, जैसे कंपनी का प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं था, कंपनी का जो बिजनेस था बेटा ये बेसिकली ट्रेडिंग का बिजनेस था। ट्रेडिंग का मतलब समझते हो ना, इसका ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग बिजनेस मतलब कोई भी गुड्स को होलसेल में परचेज करना और उसको क्या करना बेटा, सेल करना। अब यहां पे इसका बिजनेस ट्रेडिंग का है और यहां पे प्रॉपर्टी क्या बेचा जा रहा है, कंपनी का प्रॉपर्टी। देखो बेटा यहां गुड फेथ कब होगा, जब ये ट्रेडिंग, जिस गुड्स का बिजनेस कंपनी कर रही है उस गुड्स को, लेट सपोज मोबाइल, होलसेल मोबाइल बेचती है, अब उस मोबाइल को बेचने के लिए आनंद बिहारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती और उस पे अकाउंटेंट साइन कर देता, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी क्या होती, बाउंड। समझ गए। लेकिन यहां पे जो बेचा जा रहा है वो क्या बेचा जा रहा है, कंपनी की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन होगा, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस नहीं होगा। जैसे टॉपर है, अब टॉपर में जैसे नवल जी आए, अब नवल जी को ऑथराइजेशन है, क्या ऑथराइजेशन है कि टॉपर में जो डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, बच्चों को डिस्काउंट देना, पैसा लेना, बैंक से पैसा निकालना, दिस दैट, सारे ऑथराइजेशन नवल जी के पास है, राइट। अब इसका मतलब यह नहीं कि नवल जी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, केवल जो डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए ऑथराइजेशन है। इफ कंपनी टॉपर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है तो उसके लिए डायरेक्टर ही काम कर सकता है, जो कंपनी का डायरेक्टर है वही काम कर सकता है, उसमें ऑथराइजेशन काम नहीं चलेगा, उसमें जो डायरेक्टर है वही काम। तो यहां पे देखा जाए ये प्रॉपर्टी जो है कंपनी की, इसको बेचने का अधिकार किसके पास था, डायरेक्टर के पास। अब क्या हुआ, इसका एक इस साइड कंपनी के साइड से अकाउंटेंट ने उस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दिया और आनंद बिहारी को प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ कम लगी, उन्होंने पैसा देके खरीद लिया। सोचा है तो अकाउंटेंट ही, राइट ना, इंडोर मैनेजमेंट है ये। उनके दिमाग में चला कि है कंपनी का बंदा, डूअर्स है, और हम बोल देंगे हमने गुड फेथ में परचेज किया और मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो कोर्ट ने बोला इसे गुड फेथ नहीं बोलेंगे। क्यों, गुड फेथ तब आता है जब जिस तरह का कंपनी बिजनेस कर रही है उस तरह के ट्रांजैक्शन में कंपनी का कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करे और आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो वैलिड है। जैसे नवल जी को ऑथराइजेशन है, अब आप एडमिशन लेते समय नवल जी से कम पैसा करा लो, आप बुक अलॉट करते समय फ्री में नवल जी से करा लो, इस तरह का काम करा लेते हो तो आप लीगली टॉपर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बाउंड है। क्यों, इसलिए बाउंड है क्योंकि ये कौन सा एक्ट है बेटा, ऑर्डिनरी कोर्स। लेकिन कहीं टॉपर की कोई प्रॉपर्टी बोलो कि भैया ये डेस्कटॉप बेच दो हमें नवल जी, आप कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए नवल जी एग्रीमेंट कर ले तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है। क्या टॉपर उस तरह का बिजनेस कर रहा है क्या, अच्छा हाँ, टॉपर इफ टॉपर इंफ्रा करके होता, टॉपर का काम कंस्ट्रक्शन का होता और फिर हम किसी इंप्लॉय को ऑथराइज कर देते तो गुड फेथ है। मेरा सब बात समझ में आ रहा है ना बेटा। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब जिस तरह का बिजनेस एक्टिविटीज है कंपनी की उस तरह के एक्ट के लिए हम किसी को ऑथराइज करते हैं तब तो वो वैलिड है। लेकिन जो कंपनी का एक्ट नहीं है, जिस तरह का कंपनी काम नहीं कर रही है और कंपनी स्पेशल ट्रांजैक्शन है, मतलब प्रॉपर्टी बेचना है, तो प्रॉपर्टी किसी को ऑथराइज करके नहीं बेच सकती कंपनी। प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो साइन होगा वो किसका साइन होगा, केवल डायरेक्टर का। तो यहां पे कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि यहां पे गुड फेथ नहीं है, यहां पे गुड फेथ नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेची जा रही है और प्रॉपर्टी तभी बेची जा सकती है जब साइन किसका होगा। समझ में आया, ओके बेटा। चलिए कोर्ट का डिसीजन लिख लो, देयर आर नो गुड फेथ देयरफॉर दिस ट्रांजैक्शन इज नल एंड वॉइड। मैं लिख देता हूं,
बेटा समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट पॉइंट। बेटा ये बच्चे को समझ में आया? समझ में आया? हाँ, मतलब ये जितने भी केस बता रहे हैं वहां गुड फेथ नहीं है। क्यों नहीं है ये भी हम आपको प्रूव करें। बुक में नहीं लिखा हुआ क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं है ये हम आपको प्रूव करना चाह रहे हैं। अच्छा बेटा यहां गुड फेथ कब हो सकता था जरा बताओ? जब कंपनी का बिजनेस क्या होता? कंस्ट्रक्शन का। ये कंस्ट्रक्शन यहां पे लिख दें, बिल्डिंग बना करके बेचती है और फिर ये प्रॉपर्टी बेच रही है, तब इसके लिए गुड फेथ हो गए, तब कंपनी लीगली क्या हो जाएगी? बाउंड। यही मैं बताना चाह रहा था आपको। तब भी वैलिड है। डायरेक्टर तो कंपनी की प्रॉपर्टी बेच ही सकता है। और बोलो। हाँ, आगे बढ़े। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखवाया बेटा जरा बताओ? फॉर्जरी। इसका मतलब क्या है? इसमें भी केस लॉ बताया होगा, हटा दें इसको। इधर देखिए बेटा, नेक्स्ट तीसरा केस हमने लिखवाया होगा फॉर्जरी वाला। देखो बेटा, पहला केस बता दिया, दूसरा केस हमने बता दिया, अब हम तीसरा केस। ये पहला केस था, ये आनंद बिहारी वाला क्या था बेटा? दूसरा केस था। और तीसरा केस अब हम केस लॉ बताने जा रहे हैं, इसमें भी होगा। देखो केस लॉ क्या है बेटा? क्या बेटा? किसके वर्सेस? हाँ, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगॉल। कंसोलिडेटेड, यही है, चेक कर लो। कंपनी या लिमिटेड। चलिए इधर देखिए बेटा, अब इस केस के अंदर क्या था ये भी बता देते हैं। इस केस में क्या था कि ये कंपनी थी। ये क्या थी बेटा? एक कंपनी थी, समझ लो। और कंपनी के अंदर एक सीएस, जो कंपनी का सीएस था, इसने इसको ट्रांसफर शेयर, यहां पे जो बंदा रूबेन था, रूबेन ने क्या किया? ये कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था बेटा? ग्रेट फिंगॉल कंसोलिडेटेड लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी थी और ये बंदा था परचेजर, जो शेयर होल्डर, मतलब जिसने कंपनी का क्या किया था? शेयर खरीदा था। और कंपनी का एक सीएस था, राइट ना, जिसने कंपनी के शेयर को इसके नाम क्या किया था बेटा? ट्रांसफर किया था, बेचा था। अब क्या हुआ कि यहां पे कंपनी का जो सीएस था, इसने रूबेन से पैसा लेकर के कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया। और जो कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया, उसमें बेटा शेयर ट्रांसफर करके पैसा ले लिया, और ट्रांसफर करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। हम आपको बताते हैं, जब शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं ना बेटा, तो 2 डायरेक्टर के उस पर साइन होते हैं कि भैया ये 2 शेयर सर्टिफिकेट 2 डायरेक्टर के साइन होंगे, या एक मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन होंगे, और एक जो कंपनी का सीएस होता है उसका साइन होता है। मतलब जैसे हम किसी भी कंपनी का, समझ लो प्रैक्टिकली लाइफ में, जैसे हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो शेयर खरीदने के बाद जिससे शेयर खरीदेंगे, जैसे प्रैक्टिकली लाइफ में क्या होता है, जैसे ये शेयर होल्डर है कंपनी का, ये कंपनी का शेयर होल्डर, हमने इस बच्चे को 50,000 रुपए दे करके कंपनी का 50 शेयर खरीद लिया। अब ये भी शेयर होल्डर है और हमने इनसे खरीदा, बेटा समझते जाइए, और ये कंपनी है। तो क्या प्रैक्टिकली लाइफ में क्या होता है कि जब ये हम शेयर इनसे खरीद लेंगे, तो हम उसका खरीदने के बाद जो पेपर एग्रीमेंट होता है उसकी कॉपी इनको भेज देते हैं, राइट, और ये भी इनको भेज देते हैं। तो कंपनी के बाद जो बंदा बैठा होता है वो चेक करता है कि सब कुछ सही है, तो वो एक हमें सर्टिफिकेट इशू कर देता है, उनका नाम रजिस्टर से हटा देगा और हमारा नाम क्या कर देगा? इंटर कर देगा, और हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। और जब ये इशू करेंगे तो अब बड़ी कंपनी है, तो उस पर साइन किसका होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर और एक सीएस का।
और छोटी मोटी कंपनी है तो 2 डायरेक्टर का। यहां पे क्या हुआ कि जो सीएस था उसने क्या किया कि कंपनी का शेयर उसके पास कुछ, उसने बोला कि हमारे पास शेयर पड़ा हुआ है कंपनी का। ये रूबेन मान गया और रूबेन से पैसा लेकर के उसने इसको शेयर ट्रांसफर किया। अब जब देखो बेटा, उसके नाम सीएस के नाम शेयर था ही नहीं, फॉर्जरी कर रहा था, वो धोखाधड़ी कर रहा था। अब सीएस के नाम पेपर था नहीं, उसने क्या किया, पैसा तो ले लिया रूबेन से, और उसने जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट बनाते समय एक तो उसका खुद का साइन होगा ही होगा, उसने अपना भी साइन कर दिया, और जो जहां मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन होता है वहां भी अपना ही साइन कर दिया। देखो बेटा, 2 तरीका है, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर का नकली साइन कर देता, तब ये गुड फेथ होता, तब ये क्या होता, गुड फेथ। कैसे हम आपको बताएंगे। आप क्या देखने आ रहे हो क्या कि किसने साइन किया है, आप बताओ। लेकिन इससे गलती किससे, सीएस से क्या हो गई, इसने जहां कंपनी सेक्रेटरी लिखा था वहां अपना साइन कर दिया, और जहां मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम लिखा था वहां पे भी अपना, उसने सोचा 2 ही साइन होगा, साइन करके दे दिया। और जब साइन करके रूबेन को दिया तो रूबेन को भी देखना चाहिए ना कि एक ही बंदा 2 पोस्ट पे कैसे हो सकता है। एक बंदा एक ही पोस्ट पे हो सकता है ना बेटा, या तो सीएस होगा या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, और उसने दोनों जगह अपना साइन कर दिया था। तो यहां रूबेन को जब शेयर सर्टिफिकेट मिला तो इन्हें यह देखना चाहिए था कि भाई एक ही बंदा 2 जगह कैसे हो सकता है। रूबेन ने खुश होकर के कि शेयर की वैल्यू 500 थी, 100 रुपए में शेयर मिल गया था, वो खुश था कि हमारे नाम शेयर आ गया, ओके। और उसने ध्यान नहीं दिया, मतलब दैट मीन्स उसने नहीं देखा। आफ्टर दैट जब शेयर की वैल्यू और बढ़ी तो इसने किसी थर्ड पार्टी को बेचा शेयर, कि भाई हमारे पास इतना शेयर है, उसने बेच करके पैसा ले लिया। जब ये शेयर का पेपर कंपनी में गया कि भाई इनके नाम से इनके नाम ट्रांसफर कर दो, तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, बोला आपके नाम शेयर है ही नहीं। इसने कोर्ट में क्या कर दिया, पिटीशन फाइल कर दिया कि भाई हमारी क्या गलती है, हमने तो देखो ये शेयर खरीदा, ये हमारे पास सर्टिफिकेट है। जब कोर्ट के पास सर्टिफिकेट गया तो सर्टिफिकेट में दोनों जगह साइन एक ही है, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये बोला फॉर्जरी है। ये क्या है, फॉर्जरी है, इसके लिए कंपनी बाउंड नहीं होगी। ये आपकी गलती है कि जब शेयर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती थी, आप उसको चेक करते, बोलते भैया ऐसे कैसे हो सकता है, कंपनी में इंक्वायरी करते कि भैया ऐसा भी है क्या रूल कि एक ही बंदा 2 जगह साइन करेगा। ये तो पूछना चाहिए, आपने नहीं पूछा, इसका मतलब गुड फेथ नहीं है, कंपनी बाउंड नहीं होगी। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सीएस ने इस बंदे को नहीं बताया कि मैं शेयर होल्डर हूं, राइट, और इसने फर्जी एक तो अपना साइन कर दिया, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर का होता है उसकी जगह उसने क्या कर दिया, फेक साइन कर दिया, राइट। अब यहां पे ये बात रूबेन को नहीं पता है, ये बात रूबेन को नहीं पता है, ये क्या हो गया, रूबेन को पता नहीं है, तब तो ये गुड फेथ हो गया ना बेटा, उसकी क्या गलती है। अब यहां पे 2 बातें, इफ शेयर का बिजनेस होगा तो, इफ शेयर का बिजनेस नहीं है तो उसकी क्या बन जाएगी बेटा, ड्यूटी, राइट। अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीएस ने क्या किया, सबका सर्टिफिकेट साइन करते समय वो भी सर्टिफिकेट लगा दिया, और सही में गलती से मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी क्या कर दिया, साइन कर दिया, तो क्या कंपनी बाउंड होगी, यस बाउंड होगी, चाहे गलती से आपने साइन किया, साइन तो किया, लेकिन यहां पे जो साइन किया गया ये क्या है बेटा, फॉर्जरी है। क्या है, फॉर्जरी। पढ़ो, पूरा पढ़िए बेटा, 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 सेकंड आते बेटा।
क्वेश्चन कराते हैं। ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया, तीनों जगह गुड फेथ का कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। अब हम लोग एक मिनट, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम के कैसे क्वेश्चंस करते हैं ना, ये प्रैक्टिस करते हैं। एक सेकंड, एक बार पूरा पढ़ो बेटा आप लोग, एक सेकंड, तब तक मैं ये चालू कर दूं। हाँ बेटा देखो, देखो बेटा, अब हम लोग एक एक करके, अभी हमने इंडोर मैनेजमेंट के क्वेश्चन देखे। इधर देखिए बेटा, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक बार देखो। एक मिनट, पहले तो हम इंडोर मैनेजमेंट वाला कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, देखो बेटा, अभी हम लोग सारे क्वेश्चन एक बार देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। देखो बेटा, इधर देखिए, अभी एक मिनट, जो नए बच्चे हैं बेटा हम आपको बताते हैं। अब ये दो बच्चे हैं ना, रुक जाना आप लोग, तब तक इन लोगों को समझा देते हैं, फिर हम आपको आज जो आपने पढ़ा और उसके क्वेश्चन भी कराएंगे। देखो बेटा, आप लोग देखो, अल्ट्रा वायरस सब बच्चों ने पढ़ रखा है। इसमें लिखा हुआ है कि रवि प्राइवेट लिमिटेड हैज बोरोड 5 करोड़ फ्रॉम मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड। लिखा है दिस डेप्ट इज अल्ट्रा वायरस, लिखा है ये डेप्ट जो है वो अल्ट्रा वायरस है, बियॉन्ड द अथॉरिटी। लिखा है टू द कंपनी, कंपनी के, एग्जामिन वेदर द कंपनी इज लाइबल टू पे दिस डेप्ट, क्या कंपनी इस डेप्ट के लिए लाइबल होगी? आंसर, लाइबल नहीं होगी। जितना मेमोरेंडम में लिखा होगा उतने अमाउंट के लिए लाइबल होगी, उससे एक्सेस के लिए लाइबल नहीं होगी। स्टेट द रेमेडी इफ अवेलेबल टू मुद्रा फाइनेंस, मतलब थर्ड पार्टी के पास क्या राइट्स है, हमने पढ़ाया था 3 राइट्स होते हैं, राइट टू राइट ना सबोग्रेशन, राइट टू इंजेक्शन, ओके बेटा, और राइट डायरेक्टर के अगेंस्ट उसकी प्रॉपर्टी को बेच करके अपने पैसे को रिकवर करना, डायरेक्टर से डैमेज क्लेम करना। देख लो, हमने राइट लिखवाए थे, वही इसमें लिखा होगा, राइट। अभी हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्या हमने कंपनी जेक कंप्लीट किया, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमें नहीं आया। ओके बेटा, इधर देखिए, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, यही चीज इसमें देखो लिखा हुआ है। देखो बेटा, थर्ड पार्टी के क्या, ये तो अल्ट्रा वायरस बताया, थर्ड पार्टी के पास क्या राइट है?
एक तो लिखा हुआ है कि उसके पास अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन नॉर कैन इट स्यू, कंपनी के अगेंस्ट तो स्यू नहीं कर सकती, लेकिन इसके अलावा लिखा हुआ है कैन क्लेम अमाउंट विद इन एक्सप्रेस टाइम लिमिट इन द मेमोर, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो कंपनी का जो डायरेक्टर, हमने 3 बातें अलग से आपको लिखवाई थी राइट ना, वो कंपनी के अगेंस्ट, इन्होंने केवल ये लिख दिया कंपनी के अगेंस्ट अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अधिकार क्या होगा वो भी हमने आपको अच्छी तरह से लिखवाया है। आगे देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा है डिफाइन 1% कंपनी एंड स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग ऑफ मेंबरशिप, कैन इट कन्वर्ट इनटू नॉन प्रॉफिट कंपनी। सेक्शन 8 हमने बताया था 1% कंपनी सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये देखो 2018 में आए 6 नंबर का, इसमें 1% कंपनी के बारे में बताना है और सारे उसके रूल्स जो हमने बताए हैं वो बताने हैं। देखो बेटा ऐसा कोई, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब थ्योरी के क्वेश्चन है ना। देखो बेटा केस स्टडी कब होगा वो हम आपको बताते हैं। इधर देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन, अभी आपने आज जो कल पिछली क्लास में पढ़ा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है स्टेट द लिमिटेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट। यहां लिखा है लिमिटेशन में आज पढ़ा था ना कि जहां पे ये बेसिकली एप्लीकेबल नहीं हो, है ना, लिमिटेड, जहां लिमिटेड है मतलब जहां पे एप्लीकेबल नहीं है, आप इसके अंदर इंडोर मैनेजमेंट बता सकते हो थोड़ा सा, और उसके एक्सेप्शन पॉइंट, एक्सेप्शन आज ही आपने पढ़ा है, 3 चीज पढ़ा है ना बेटा, फॉर्जरी, हमने तीनों केस बताए अच्छी तरह से। इसके अलावा देखो इसके बाद ये देखो डायरेक्ट सब थ्योरी के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जरा आप लोग पढ़ो, आप आंसर बताओ, इसका यस नो में भी बताना है, फिर कैसे लिखेंगे अभी हम आपको बताते हैं। कैसे लिखते हैं, क्या नाम है, आपका ग्रुप बना हुआ है ना, टेलीग्राम बना हुआ है ना, मैं क्वेश्चन का आंसर भेज रहा हूं ना, उसको फिर अभी डिस्कस भी कर दूंगा। ओहो, बोलो बेटा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। एक मिनट, ग्रुप का नाम बताओ क्या है बेटा, सीए फाउंडेशन, आगे जैसे बुक के जो क्वेश्चन है वो हम आपको इसमें डाल रहे हैं ना बेटा। चलिए अभी जा रहा है, इधर देखिए बेटा, फिर अभी सीए क्वेश्चन कराएंगे ना आपको। बोलना स्टार्ट करें, बोलो बेटा कौन आंसर बताएगा, कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा, क्या होना चाहिए। यस बच्चे ने एकदम सही बोला, यहां पे लिखा है ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट earn huge profit during the financial year this due to some favorable policy declared by government of India and implemented by company. Considering the development, some member of the company wanted to company distribute dividend to member company. They approach you to advise them about maximum amount of dividend that can be declared by company as per the provision of Companies Act. This बेटा ये confuse किया रहा है। अब आप इस क्वेश्चन में देखो
यहां लिखा है एग्जामिन रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एडवाइज द कंपनी मेंबर अकॉर्डिंगली। मतलब आपको यह बताना है कि आप बताइए कि भाई क्या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है तो मैक्सिमम कितना कर सकती है, इसके बारे में हमने सेक्शन 8 कंपनी में बताया था कि जो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड होती है आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए। इसके अंदर जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट दोबारा री इन्वेस्टमेंट हो जाता है। वो कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड के टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोहिबिटेड होता है। क्या होता है बेटा? प्रोहिबिटेड। इफ कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं काम किया तो उस पर पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी ऑफिसर के लिए मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 25 लाख, और कंपनी के लिए मिनिमम 10 लाख से लेकर के 1 करोड़। याद है यही चीज इसमें? आप पेनल्टी याद रहे तो लिखो, नहीं कोई बात नहीं। देखो बेटा यही चीज इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 8। आगे देखो बेटा, ये अब क्वेश्चन नंबर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हमने पढ़ाया था, याद है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। चलिए, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आए। ये बताओ बेटा, आज पढ़ाया, अब सारे बच्चे बताएंगे इसको। पढ़ो। बताओ बेटा, आज ही पढ़ाया, आज ही। बोलो बेटा, क्या बेटा? गुड फेथ है। कैसे पता चला गुड फेथ है? यस, यहां पे गुड फेथ है बेटा। कैसे? यहां पे हम तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। पहला देखो बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स हैड परचेज सम गुड्स इस कंपनी से, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 month was allowed to Mr. X. Before due date, X went to company and want to repay the amount due from him. He found only Mr. Z who were the factory supervisor. है तो कोई बंदा ना कंपनी का, of the company. Mr. Z told Mr. X that accountant and the cashier were on leave. वो लीव पे है. He is in charge of receiving money and he may pay amount okay to him. मतलब वो उसको पेमेंट कर सकता है. ओके बेटा, आगे लिखा मिस्टर जेड इशूड मनी रिसीट अंडर दिस सिग्नेचर.
आफ्टर 2 months मिस्टर ABC लिमिटेड issued a notice to Mr. X, non-payment due within the stipulated period. Mr. X informed company that he had already cleared due and had no more responsible for the same. लिखा है he is also right now content that Mr. Z is employee of the company to whom he had made to payment and had been out right now लिखा है being an outsider, मतलब कंपनी ने बोला कि भाई जेड जो है he also content that Mr. Z is employee of the company to whom he had made the payment. Being an outsider he trusted to the word of Z as a duty of distribution his job of internal management of the company. भाई आपके कंपनी में वो काम कर रहा है इसलिए हमने पेमेंट किया और वो उस समय ड्यूटी जॉब परफॉर्म कर रहा था. एनालिसिस द सिचुएशन एंड डिसाइड वेदर एक्ट इज फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी. क्या वो लायबिलिटी से फ्री है? यस, ये लायबिलिटी से फ्री है. यहां पे इसके लिए कंपनी क्या हो जाएगी? बाउंड. ये कौन सा प्रोविजन है? इंडोर मैनेजमेंट. अब इस क्वेश्चन को मैं लिख करके बताता हूं और कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपके ग्रुप में डाल दिया है, वो बुक के क्वेश्चन के आंसर है, वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा. तो एक बार कोशिश तो आप कर ही सकते हैं, फिर आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना. स्टार्ट करें. देखो बेटा ये तो मैं लिखने जा रहा हूं, आपको समझाता हूं. देखो ये केस स्टडी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है. देखो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन कब होता है? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन में हम प्रोविजन, फैक्ट और कंक्लूजन नहीं लिखते. हम क्वेश्चन में कब लिखते हैं बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट हम इंडोर मैनेजमेंट लिखेंगे. ओके बेटा, और उसके क्या लिख देंगे? एक्सेप्शन इफ आएगा तो. जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन क्या है बेटा? केस स्टडी है. सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है? केस स्टडी है. केस स्टडी का मतलब एक्स वाई के नाम पे ऐसे एक्सप्लेन करके पूछ रहा है. अभी तक जितने, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर लिखेंगे. लिखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे हम लिखेंगे. हाँ सब लोग लिखो. क्या हम ही लिखेंगे क्या? आपको पढ़ाने के लिए तो हम समझा रहे हैं. देखो बेटा सबसे पहले हम प्रोविजन डालते हैं. आप लिखेंगे दिस प्रोविजन इज रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ. बेटा मोबाइल बंद करो. अंडर द डील.
देखो बेटा, हमने पहले प्रोविजन लिखा, फिर फैक्ट। फैक्ट का मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे हम, पूरा अच्छी तरह से बताते हैं। आप लिखेंगे इन दिस केस मिस्टर एक्स परचेज goods on credit from ABC Private Limited and before due date he made the payment to supervisor of the company due to leave accountant लीव छुट्टी पे था ना वो, ड्यू टू राइट, ड्यू टू लीव अकाउंटेंट, हाँ लीव ऑफ लिख लो बेटा, अकाउंटेंट आफ्टर 1 month company claim for such debt from X। ओके बेटा, ये हमने फैक्ट लिख दिया, यही क्वेश्चन था। अब आप क्या लिखेंगे बच्चे? कंक्लूजन। क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब अल्टीमेटली जो पूछा गया है, ये पूछा गया है क्या एक्स इस लायबिलिटी से फ्री माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, यही ना। देखो बेटा, अब हम आपको ये बता, अभी पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू above provision this is doctrine of indoor management, therefore एक्स, क्या पूछा था क्वेश्चन? एक्स विल बी फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी या नॉट बाउंड to pay the amount again to company। देखो बेटा, क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे बताने की कोशिश की है? 4 नंबर 3 नंबर में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे? अच्छा बेटा, ये हम आंसर 5 नंबर के अकॉर्डिंग बताया, 3 नंबर के अकॉर्डिंग होगा ना तो ये गायब कर देंगे, ये वाला पोर्शन। 3 नंबर के अकॉर्डिंग फैक्ट को गायब करेंगे, इसी में लिख देंगे, बस थोड़ा सा इसी को एनालिसिस करके, थोड़ा स्टोरी एक लाइन में लिख करके यही लिख देंगे। ये 5 नंबर में आ गए। स्टार्ट करें। देखो बेटा, कैसे अलाइनमेंट, देखो आप गलती क्या करेंगे, अलाइनमेंट देखो बेटा कैसे हम लिख रहे हैं।
देखो प्रोविजन लिखा, इधर देखिए यहां से ये देखो अलाइनमेंट, ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। बच्चे कोई यहां लाइन लिखेंगे, कोई यहां चालू करेंगे, फिर कोई यहां से, फिर कोई यहां, नहीं, दिखने में अच्छा लगना चाहिए। देखो बेटा एकदम केस स्टडी के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। प्रोविजन, वो लाइन चेंज करो, बच्चे यहीं से लिखना चालू कर देते हैं, वो भी गलत है। यहां से फैक्ट, लाइन चेंज करो, इधर से ऐसे लिखेंगे। फिर देखो बेटा कंक्लूजन, कंक्लूजन हमेशा 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर लो बच्चे कहां गलती करते हैं, बच्चे ये प्रोविजन वाला पॉइंट ना यहां पे लिखना चालू कर देते हैं। कंक्लूजन हमेशा मैक्सिमम 3 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन या 3.5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोविजन आपने यहां पे लिख दिया। समझ गए बेटा? अब हम आपको और क्वेश्चन कराते हैं, आगे बढ़े। चलिए इधर आइए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब हम बात करते हैं आपके बुक की बात करते हैं। अबे भाई, बुक में कंपनी जैक डाउनलोड किया था ना हमने। चलिए इसका क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा, अब बुक के क्वेश्चन कराते हैं। देखो बेटा बुक के क्वेश्चन, बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, और आपके ग्रुप में हमने आंसर शेयर कर दिया है 5 वाला, और उसको पढ़ो, पढ़ना है आपको। 1 सेकंड में आता हूं। हाँ बेटा, ये किससे रिलेटेड है? नए बच्चे नहीं बता पाएंगे, चलो आपको रहने देना। फिर किससे रिलेटेड है बेटा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। देखिए अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे।
देखो बेटा, इधर देखिए, क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये 5। इधर देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। ये लिफ्टिंग ऑफ किससे रिलेटेड था बेटा, कॉर्पोरेट व्हील, है ना। अब आप ये जो हमने आपके ग्रुप में डाल दिया, अब इसी को आप कॉपी करके अपने बुक में अपना अच्छी तरह से इसका आंसर लिख लोगे, है ना। देखो हमने यहां पे लिखा दिस प्रोविजन इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या लिखा है बेटा, कॉर्पोरेट व्हील एज वेल एज बेस्ड ऑन लीडिंग केस लॉ दिनसा मानिक जी पतित। बेटा उस ये जो केस लॉ है ये दिनसा जी मानिक जी पतित, खड़ी जाओ बेटा, इस बच्ची को नींद आ रही है, खड़ी जाओ। आप बताओ दिनसा जी मानिक जी पतित में क्या लीडिंग केस लॉ था। अच्छा बैठ जाओ, आप सोती रहती हो, बच्ची खाना खा के ज्यादा आती है लग रहा है। क्या खा के आती हो, सही से बताना, सही से बताना। हम मार ही नहीं सकते, ये भी बच्ची बैठती, वो भी बच्ची बैठती, वो भी बैठती है, आपको ही नींद आती है। या तो देखो बेटा क्लास कम समझ में आ रही है आपको, या तो आप सीरियस होके पढ़ नहीं रहे। क्या रीजन है, बोलो बेटा, कोई रीजन नहीं है। चलिए बेटा, हमने सर दिनसा जी मानिक जी पतित वाला केस बताया था कि उसमें क्या था कि एक बंदा था, सर दिनसा जी, इनके पास ह्यूज मात्रा में, याद है, ह्यूज मात्रा में इनकी इनकम हो रही थी डिविडेंड और इंटरेस्ट से। ये इनकम पे टैक्स बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था बेटा, इनकम पे टैक्स बचाने के लिए इन्होंने 3-4 कंपनी बना ली, और कंपनी बनाने के बाद जो कंपनी में फिर वो जो इंटरेस्ट डिविडेंड वो चारों कंपनी में आने लगा, और फिर बाद में क्या करते थे, हर कंपनी के डायरेक्टर बन करके कंपनी से प्रिटेंडेड लोन लेते थे, है ना बेटा। इस तरह का काम करके ये टैक्स की चोरी कर रहे थे, क्योंकि एक इनकम को 4 पार्ट में बांट देंगे तो सबको 5-5 लाख का बेनिफिट हो जाएगा। जैसे हमारी इनकम है 20 लाख, अब 20 लाख है, हम अकेले हैं तो दैट मतलब इंडिविजुअली हम अपनी इनकम पे टैक्स देंगे तो 5 लाख पे टैक्स नहीं है, बट 15 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा ना, 30%, मतलब 4,50,000। लेकिन यही 20 लाख की इनकम हम 4 लोग में बांट दें तो कोई भी पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग यही काम करते थे, वो दिनसा जी मानिक जी, मतलब एक ही बंदे थे। ओके, तो ऐसे केस में फिर किसी ने पिटीशन फाइल कर दिया, बाद में पता चला कि कोर्ट ने डिक्लेयर किया तो ये जो आप एक्ट कर रहे हो ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है, मतलब ये गलत है। ओके बेटा, इसका मतलब है यहां पे आप बेसिकली जो कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर क्या होंगे, लाइबल। देखो बेटा कैसे लिखेंगे, यहां लिखा है अंडर द कंपनीज एक्ट। अब आगे लिखा है एक कंपनी, अब इसका मतलब क्या है, मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का, ए कंपनी इज ए पर्सन, यहां पे यह लिखा ए पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी क्या क्या होती है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये मतलब लिखा है। एंड देयरफॉर हैज एन इंडिपेंडेंट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, इसलिए कंपनी का अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है। वो हैव कॉन्स्टिट्यूट द कंपनी, ओके बेटा, जो कि कंपनी कॉन्स्टिट्यूट करती। एक मिनट, ये क्या हो रहा है। इसके बाद फिर लिखा है फर्दर दैट एज पर लीडिंग केस लॉ, ये तो हमने क्या बता दिया बेटा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। फिर लीडिंग केस लॉ में क्या हुआ था, वो लिखवाया कि एज पर दिस दिनसा मानिक जी पतित प्रोविजन स्टेट दैट, उस प्रोविजन में क्या बताया गया है, when an SSC open more than one company to concealment of tax and dividend, मतलब concealment tax on dividend and interest, जब कोई कंपनी बनाई जाए टैक्स की चोरी करने के लिए, किस पे, होने वाले डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम पे। आगे लिखा है इसके बाद, नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा, इसके बाद लिखा हुआ है इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट कन्वर्टिंग इनटू द कंपनी। कैसे इन्वेस्ट करना, कि कंपनी के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट कर दे। देखो 4 कंपनी बना करके इन्वेस्टमेंट को 4 भाग में बांट दिया था। एंड टेक प्रोटेक्ट
द लोन फ्रॉम, राइट ना, प्रिटेंडेड है, आगे जगह नहीं था, प्रिटेंडेड लोन फ्रॉम द कंपनी रिसीव डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम, और उसके बाद कंपनी से जो इनकम हो रही थी डिविडेंड और लोन को, उसको क्या कर लेना बेटा, प्रिटेंडेड लोन के नाम पे ले लेना। यही लीडिंग केस लॉ था ना बेटा। ये हमने देखो प्रोविजन में लिख दिया कि भाई ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल एज वेल एज लीडिंग केस लॉ किस पे बेस्ड है बेटा, सर दिनसा जी मानिक जी पतित, उसमें मैंने बता दिया। कंक्लूजन फैक्ट आपको लिखने आ गया ना बेटा, फैक्ट जो क्वेश्चन होता है वही लिख देते हैं। कंक्लूजन क्या लिखा है, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके बेसिस पे हम आंसर देते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इधर देखिए, कैन ए रिगार्डेड एज ए सेपरेट फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही फॉर्म, मतलब जो ए बंदा है, ए मतलब जो डायरेक्टर था, क्या ए कंपनी से सेपरेट, कैन ए बी रिगार्डेड एज ए सेपरेट फ्रॉम द कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी ही फॉर्म, क्या वो सेपरेट माना जाएगा, नहीं, राइट ना। बेसिकली हमने बताया था कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर क्या मान ले जाएंगे, सेम ट्रीट के ले जाएंगे। ओके बेटा, कि मतलब क्यों, क्योंकि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में कंपनी भी लाइबल होती है और कंपनी के डायरेक्टर, कौन लाइबल नहीं होता, शेयर होल्डर और मेंबर। तो ये बोला जा रहा है कि जो ए डायरेक्टर है क्या वो और कंपनी अलग अलग मानी जाएगी, नहीं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में दोनों को क्या मानेंगे, सेम। सेम क्यों मानेंगे, क्योंकि ए भी लाइबल होगा और कंपनी भी लाइबल। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्या लिखा, अरे कहां चला गया, ये देखो बेटा यहां पे लिखा है एज पर द above provision for company which is formed by the SHC purely and simply as means of, क्या लिखा है, अवॉइडिंग टैक्स, मतलब यहां पे साफ साफ ये क्लियरली मेंशन है कि ये कंपनी मिस्टर ए ने जो 4 कंपनी बनाई थी, इसका पर्पज क्या था बेटा, टैक्स की चोरी करना। Therefore ए कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए सेपरेट फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही फॉर्म, ये अलग नहीं। अब बताओ बेटा, नहीं समझ में आया तो, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम बोलते हैं। अच्छा बेटा इधर देखिए, इसके बाद देखो बेटा एक बार हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्या होता है, मतलब थ्योरी का क्वेश्चन क्या होता है और केस स्टडी क्या होता है। जैसे बेटा अभी जो हमने क्वेश्चन कराया ये 5वां ये केस स्टडी था। केस स्टडी का मतलब प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। अच्छा फैक्ट कब नहीं लिखते, जब कितने नंबर का क्वेश्चन हो, 3, 4 या उससे ज्यादा होगा तो फैक्ट लिखते हैं, अदरवाइज 3 नंबर का होगा तो उसमें फैक्ट हम कंक्लूजन में ही थोड़ा सा एक लाइन फैक्ट को मिक्स करके लिख देंगे, अभी हम बताएंगे वो भी। चलिए अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट का मतलब थ्योरी का क्वेश्चन है। जैसे व्हाट इज मीन बाय द गारंटी कंपनी, तो आपको जैसे मैं लिखवाया था कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 गारंटी कंपनी मींस ए कंपनी इन विच, हमने जैसे थ्योरी में लिखवाया था कॉपी पेस्ट कर देंगे, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है। जैसे ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, समझ गए ना, थ्योरी का मतलब समझ गए ना बेटा, डायरेक्ट बस लिखना चालू कर देंगे, कोई प्रोविजन नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, क्योंकि कोई केस तो है नहीं, वहां पे डायरेक्ट जो हमने थ्योरी में बुक में पढ़ा था एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये होता है। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए, कैसे बेटा, ए बी करके, ए ने बी को ऐसा किया, बी ने सी को ऐसा किया, बताओ क्या होगा, तो इसका मतलब वो क्या है, केस स्टडी। चलिए जैसे ये भी क्वेश्चन में क्या लिखा है, जरा पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो आप लोग फटाफट पढ़िए।
क्वेश्चन का मतलब मैं समझाऊं, एक बार पढ़ लो आप लोग, अगर आप पढ़ेंगे फिर मैं बताऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। बेटा नए बच्चे, सॉरी अगली क्लास से आपको समझ में आएगा। ये तो जितना पूरा एक्ट कंप्लीट हो वही क्वेश्चन करा रहे, क्योंकि इन्हें पता तो चले हमने पढ़ा क्या है। बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बना जो आपको ना आए, लेकिन जितना हम लिखवाते हैं बस वो लिखने का तरीका आपको पता रहे। लिखना आ गया तो बेटा फिर दुनिया में ऐसे कोई चीजें नहीं जो आपको ना मिले। बोलना स्टार्ट करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है लिखा है, साउंड सिंडिकेट लिमिटेड ए पब्लिक कंपनी, इट्स आर्टिकल एम्पावर मैनेजिंग एजेंट टू बोरो द बोथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ओके, मतलब एक सिंडिकेट कंपनी है जिसके अंदर आर्टिकल में डायरेक्टर को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग करने का अथॉरिटी दी गई है। एक लिखा है लीडल, एक एल नाम का, लीडल नाम का बंदा है जो कंपनी का डायरेक्टर है। उसने एक इजी फाइनेंस कंपनी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है उससे 25 लाख रुपए का लोन के लिए कंपनी का नाम पे अप्लाई किया। लिखा है लेंडर एग्रीड एंड प्रोवाइड द राइट ना अबव साइड लोन, लेटर ऑन सिंडिकेट साउंड सिंडिकेट लिमिटेड रिफ्यूज टू रीपे द मनी बोरोड ऑन द, क्या लिखा है, प्रोटेक्ट, then no resolution authorized the such loan has been actually passed by the company and lender should have inquired about the same prior providing the such loan, hence the company is not liable to pay loan. Analysis the above situation in terms of provision of doctrine of indoor management and examine whether the contention of Sound Limited is correct or not. बेटा बताओ, ये बोला गया है कि कंपनी ने ये कहते हुए ये पैसा देने से मना कर दिया कि भाई इसमें ये प्रोविजन था कि जो डायरेक्टर है वो पैसा तभी बोरिंग कर सकता है जब शेयर होल्डर से अप्रूवल लेगा, और इस डायरेक्टर ने बिना शेयर होल्डर से अप्रूवल लिए क्या किया है, पैसा बोरोइंग किया है। तो क्या ऐसे केस में ये बेसिकली राइट ना, क्या कंपनी, मतलब कंपनी ने इसलिए देने से मना कर दिया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये कंपनी ने जो एक्ट किया इज दैट वैलिड, मतलब वो क्या उसने ये अपनी जगह कंपनी सही है, यही बच्ची बताए। ये बच्ची क्या नाम है, हाँ बोलो बेटा, ये कहां पे हमने पढ़ा था, क्या है? बेटा मेहनत करो, पढ़ो। हाँ पीछे बताओ बेटा तुम, मतलब कंपनी देने के लिए बाउंड नहीं है, कंपनी बचने का सही है, बोलो बेटा। हे भगवान, अरे बेटा ये लिखा हुआ है, यहां देखो लिखा हुआ है ये नो रेजोल्यूशन अथोराइज। कंपनी लीगली करेक्ट है, मतलब कंपनी बाउंड नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हो? होगी, क्यों? अच्छा, गुड फेथ पे दिया था इसलिए ये इंडोर मैनेजमेंट है और कंपनी इसके लिए बाउंड होगी, मतलब कंपनी पे करने से रिफ्यूज नहीं कर सकती। आप नहीं बता सकते, आप बताओ। गुड फेथ पे दिया था, मतलब ये इंडोर मैनेजमेंट है? नहीं है, क्यों बेटा? किससे? बोलो बेटा। कंपनी बाउंड होगी, क्यों? इंडोर मैनेजमेंट है। यस, आंसर इज इंडोर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एज वेल एज लीडिंग केस लॉ। ब्रिटिश, हमने बताया था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन, वही कॉपी पेस्ट कर दिया है बेटा। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन में साफ सब यही केस तो था कि कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनके पास ऑथराइजेशन था, लेकिन एक लिमिट के बाद
वो बियॉन्ड द लिमिट इफ पैसा बोरोइंग करेंगे तो शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने रेजोल्यूशन बिना पास किए हुए पैसा बोरोइंग कर लिया, जिसने पैसा दिया वो एज ए गुड फेथ पे दे दिया। तो बेटा ये इंडोर मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है, ये एक्सेप्शन पॉइंट नहीं है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इस क्वेश्चन का होमवर्क लिखो, आपको कैसे लिखना है, लिख लो होमवर्क। इसमें बुक में हमने क्वेश्चन जान करके नहीं लिखवाया है, शायद इसमें नहीं लिखा होगा। देखो बेटा इसमें कैसे प्रोविजन लिखोगे, बोले आप इसमें ये प्रोविजन लिखेंगे कि दिस प्रोविजन इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ, राइट ना, प्रिंसिपल ऑफ सॉरी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एज वेल एज बेस्ड ऑन लीडिंग केस लॉ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। फिर आप इंडोर मैनेजमेंट को डिफाइन कर दो, जो हमने लिखा कॉपी पेस्ट कर दो, जैसे हमने लिखा ना, जो अभी हमने क्वेश्चन आपको कराया बेटा एज इट इज पूरा कॉपी पेस्ट यही कर देना, बस वहां पे जो लीडिंग केस लॉ था वो अलग से जोड़ देना। जो अभी हमने एक क्वेश्चन नहीं कराया हमने हैंड रिटन से, उसमें एक वर्ड बस ये जोड़ना है कि एंड बेस्ड ऑन लीडिंग केस लॉ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन, जो अभी हमने क्वेश्चन नहीं कराया मैंने लिख करके, ओके बेटा वही कॉपी पेस्ट करना है प्रोविजन एज इट इज पूरा प्रोविजन, बस उसमें थोड़ा सा लीडिंग केस लॉ वर्ड यूज करना। फिर फैक्ट आप लिखना जानते हो, कंक्लूजन हमने बता ही दिया, और बेटा बुक का भी आंसर देख लिया करो, है ना। ओके फिर बुक में कंक्लूजन क्या लिखा है उसको देखो, फिर आपने जो लिखा थोड़ा मिक्स करके, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम है, आगे फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये भी आप कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें हमने कराया है कि नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 6 किया है नहीं, चलो अब हम 7 की बात करते हैं। देखो बेटा 7 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। ये पुराना क्वेश्चन है क्या, पढ़ो बेटा। केस करना, सूट फाइल करना, बेटा ऐश्वर्या बेटा क्वेश्चन हमने ग्रुप में भेज दिया है। ये तो क्वेश्चन जो हम दिखा रहे हैं ये तो आपके स्टडी मटेरियल का है, हम अलग से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहे। और रही बात जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो आपके ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप देखेंगे बच्चे आपके ग्रुप में पड़ा हुआ है, ऑनलाइन बच्चे आपके ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। और ये जो क्वेश्चन हमने अभी 6 कराया, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है जो कि आपको करना है। हाँ बेटा अब बताओ इसमें कैसे, ये किससे रिलेटेड है। देखो यहां लिखा है एग्जामिन द फॉलोइंग वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2-2 नंबर में आएगा। किस में आएगा बेटा, 2-2 नंबर। अब इसमें प्रोविजन फैक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पहले हम इनकरेक्ट या करेक्ट लिखेंगे, जो भी लिखा है जैसे हम पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है ए कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट सू बी। इसका मतलब है पार्टली करेक्ट है, पार्टली क्या है, इनकरेक्ट है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन तो होती है, बट यहां लिखा है कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी, कंपनी की ओन प्रॉपर्टी होती है, और कैन नॉट सू, कंपनी सू भी कर सकती है। मतलब इसमें पार्टली ट्रू है, पार्टली क्या है बेटा, फॉल्स है। देखिए बेटा अब इसका आंसर हमने कैसे लिखा, इसका आंसर हमने लिखा इधर देखिए। अच्छा इसका ये बेटा दूसरा है। अच्छा ये पुरानी बुक है क्या, अच्छा 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 पुरानी बुक है, ये पुरानी बुक है बेटा। ओके चेंज हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे मैं आपको बता देते हैं। आप लिखेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स। ओके बेटा आप ये लिखेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात हमें लिखवाई थी याद है ना, वही पूरे कॉपी पेस्ट कर देंगे 2-3 लाइन, फिर देयरफॉर करके लिख देंगे, बस वही कॉपी कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना।
पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स ऊपर लिख दिया, नीचे पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, क्या कि बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी वाला हमने कॉन्सेप्ट, बस और कुछ नहीं करना। सेकेंड बताओ जरा, लिखा है प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 मेंबर वाइल ए पब्लिक कंपनी मस्ट हैव ट्रू। ये ट्रू एज पर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हमने बताया था आपको। प्राइवेट कंपनी में कितने लोग, यही कॉपी कर दो, बट ट्रू लिखो, यही कॉपी कर दो, कुछ नहीं करना है आपको, बस एज पर सेक्शन 3 लिख दो, बस पूरे पूरे 2 नंबर आ जाए। ओके बेटा, समझ में आ गया? हाँ, बस आप पढ़े होंगे तब। ये देखो बेटा क्या क्वेश्चन है 8, ये फॉरेन कंपनी के बारे में पूछ रहा है, पढ़ो। अच्छा, क्वेश्चन बढ़ाया है इन्होंने, इसका मतलब गुड। पढ़ो बेटा, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, ये प्योर थ्योरी है। अच्छा पढ़ लो बेटा। समझ में आ रहा है? मतलब पूरा फॉरेन कंपनी को कॉपी पेस्ट करना है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर ये बताओ बेटा 9 नंबर, ये एसोसिएट कंपनी हमने पढ़ाया था ना आप लोग को, ये क्वेश्चन भी कराया था, लिखवाया नहीं था। अब लिखने की ड्यूटी आपकी, अगली क्लास में ये होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 9, ये 2 क्वेश्चन हम आपसे देखेंगे, बाकी तो थ्योरी का क्वेश्चन है, कर लोगे। अगली क्लास में हम देखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 9, ये भी एसोसिएट कंपनी है, पूरे कॉपी पेस्ट कर दोगे। कैसे? दिस प्रोविजन इज रिलेटेड टू सेक्शन 2 गुड 6। ओके, क्या लिखोगे? एसोसिएट कंपनी, उसको डिफाइन कर दोगे, फिर फैक्ट लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिख दोगे। हमेशा आंसर इसका देख लेना, इसमें कोई आप घटेंगे नहीं, इसका प्रोविजन देख लेना, लेकिन प्रोविजन जैसे मैंने बताया वैसे लिखना आपको, प्रोविजन फैक्ट वही लिखना है। कंक्लूजन जैसे तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसका आंसर पढ़ लो, फिर अपनी लैंग्वेज बना करके अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ये है इसलिए ऐसा ऐसा है। बेटा जब तक लिखेंगे नहीं तब तक पास नहीं होंगे। बेटा लॉ में आप पता कर लो फीडबैक, लॉ में ही बच्चे फेल होते। क्यों? बच्चे के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, लिखना नहीं आता। अरे लिख लेंगे, जब तक बेटा लिख करके नहीं पढ़ोगे कभी कुछ नहीं होने वाला है। ओके, ये 2 क्वेश्चन घर पे जाके पढ़ना। अब रही बात 2 बच्चों की, बेटा अगली क्लास से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे एलएलपी, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी समझ में आएगा। ओके, तो अभी तक आप समझ लीजिए कि जैसे मैं ऐसे बैठे थे, है ना? ओके बेटा, और दोबारा फिर से कराया जाएगा, अभी छूटा नहीं, आप टेंशन मत लेना। एक्चुअली क्या है, ये सर्कल होता है, जैसे बेटा आपने जहां से ज्वाइन किया, जैसे यहां से मैं ज्वाइन करके अब यहां से ज्वाइन करेंगे, तो यहां से ला करके जितने भी टॉपिक्स हैं वो बढ़ करके यहीं लाके छोड़ देंगे आपको। मतलब कुछ आपका छूटा नहीं है, दिमाग से आप निकाल देना, जिसका जो भी छूटा है वो अलग, फिर से वो साइकिलिंग होती है पूरा, फिर से वही लाके पहुंचा देंगे आपको। ओके, यहां तक कर लो, फिर अगली क्लास हम आगे बताएंगे। मेरा नंबर है नए बच्चों के पास, आपके पास मेरा नंबर लिख लो बेटा। ये बच्चे कुछ प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम है विदाउट हेजिटेशन आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।
पैसे नहीं दिए थे क्या? तुमने 18-19 में दे दिए थे। एक ही कुछ है आप बोलते आने के लिए जब होंगे तब होगा आप नेक्स्ट टाइम कोई मांगेगा अच्छे इतने कोई तो पार्ट एक ही को सामने लाया अगर बोलते चल जब मैं यहाँ पे तो बोल भी मान ले रखे थे पैसे जब होंगे बोल भी अपने मान दे रखे हैं ज़्यादा कर दे अगर तो बोल दो हेलो मैं तो बोल दिया कि अभिषेक को दे रखा है तो यहाँ पे कर कमेंट से बात कर रहे हो क्या जो बना अब आया वो अपने घंटे का कर रहा है वो इधर उधर से कहीं कर नहीं पा रहा ना वो सुंदर से क्या हो
हो जाएगा।